हेलो ऑल एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है एसडीएस पेज। हम सभी लोग जानते हैं एसडीएस पेज की इम्पोर्टेंस क्या है। वो ज़्यादातर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्रोटियोमिक्स की लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आज उसी के बारे में बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे कि जो जो केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे कि किस वजह से एसडीएस पेज या किस किस स्टेप्स पे एसडीएस पेज को बांटा जा सकता है। और ये भी देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस बफर या डिसकंटिन्यूअस जो जेल इसमें यूज किया जाता है आपके एसडीएस पेज में, उसे क्यों यूज किया जाता है या उसके पीछे का क्या कारण है, किस वजह से डिसकंटिन्यूअस जेल बेटर माना जाता है। तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एसडीएस पेज। जैसे शुरुआत करना है कि एसडीएस पेज का फुल फॉर्म क्या है। एसडीएस मतलब क्या हो गया? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट ये क्या है? और इसके आगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज का फुल फॉर्म है। तो पेज तो हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है एक तरीके की। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है, बट यहाँ पे एसडीएस यूज किया जा रहा है। जेल में एसडीएस यूज किया जा रहा है। अब एसडीएस क्या है? एसडीएस एक डिटर्जेंट की तरह है, एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। उसको क्यों यूज किया जा रहा है या उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें बात करेंगे। बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसी के ऊपर एसडीएस पेज का नाम भी दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये किस काम, ये जेल जो है, ये एसडीएस पेज जो टेक्निक है, ये किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो दिस टेक्निक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द प्रोटीन्स और फॉर रिजॉल्विंग द प्रोटीन्स। इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है प्रोटीन्स का और हमें अपना डिजायर्ड प्रोटीन उसमें से आइसोलेट करना है या देखना है या उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है किसी प्रोटीन का, तो उसके लिए जो बेस्ट और सबसे सिंपल टेक्निक जो है, बेस्ट तो नहीं कह सकते, जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो हमारे पास एसडीएस पेज के फॉर्म में है। उसके बाद बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न है या फिर आप माल्डी पे भी जा सकते हैं, जिसमें प्रोटीन्स के ऊपर और ज्यादा आगे फर्दर एडवांस्ड काम होता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोटीन्स एसडीएस पेज की बात कर रहे हैं। तो एसडीएस पेज क्या करता है? प्रोटीन्स को सेपरेट करता है। किस बेसिस पे? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब बेसिकली इसका ये डिवाइस कैसे क्यों की गई थी या एसडीएस पेज की टेक्निक आई क्यों? अब आप जानते हैं कि डीएनए के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज फॉस्फेट रेजिड्यूज इन इट। बिकॉज ऑफ फॉस्फेट रेजिड्यूज द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही डीएनए को लोड किया जाता है और उसको चलाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, तो क्या होता है? जो डीएनए है वो धीमे धीमे अपने चार्ज की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिंचता चला जाता है। तो ये तो डीएनए की बात हो गई। लेकिन प्रोटीन्स के केस में क्या है? In case of proteins, the amino acids are charged in a various ways. They are charged positive, they have positive charge, they have negative charge. So the protein all in all can have either positive or negative charge. प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चार्ज पॉसिबल है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार्ज अगर लगा देंगे और प्रोटीन को बिना एसडीएस मिलाए हुए, वो क्या है, एसडीएस का क्या रोल है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर प्रोटीन को भी डीएनए की तरह हम चलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो क्या होगा? वो ऊपर निकल जाएंगे बाहर की तरफ। या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है, जब जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। तो उसी तरीके से जो भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो तो नीचे आएंगे, बट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन क्या होंगे? वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए एसडीएस पेज एसडीएस पेज टेक्निक डिवाइस हुई। एसडीएस पेज में क्या हो रहा है कि हम वो जो चार्ज का प्रॉब्लम है, प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज का प्रॉब्लम है, उसको नलिफाई कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। किस तरीके से, हम आगे इन डिटेल देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लेट अस लर्न अबाउट द स्टेप्स इन विच एसडीएस पेज कैन बी डिवाइडेड फॉर एन इजी अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट स्टेप इज जेल प्रोडक्शन। सो एज द नेम सजेस्ट, इन जेल प्रोडक्शन में क्या करते हैं? जेल को बनाते हैं। जेल को बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज होगा, उन कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले H2O यूज होता है, पहला कंपोनेंट H2O है। ठीक, दूसरा कंपोनेंट क्या है?
एक्रिलामाइड है एंड बिस एक्रिलामाइड है, ए और बी मैंने लिख दिया। एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड कंबाइंड फॉर्म में हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और यूज करते हैं। तीसरा क्या है, ट्रिस HCl को यूज करते हैं, ठीक। चौथा क्या है, एसडीएस पेज का यूज किया जाता है, और उसके बाद एपीएस और टेमेड का भी यूज किया जाता है, ठीक। तो ये इतने कंपोनेंट्स हो गए आपके जेल को प्रोड्यूस करने में। अब एक और बात बतानी है यहाँ पे कि जेल जो प्रोड्यूस हो रहा है या जेल जो हम बना रहे हैं वो दो तरीके के जेल होते हैं। एक होता है रिजॉल्विंग जेल, वन इज द रिजॉल्विंग जेल दैट इज फर्स्टली कास्टेड, और उसके बाद होता है आपका स्टैकिंग जेल, द सेकंड वन इज स्टैकिंग जेल। तो रिजॉल्विंग जेल और स्टैकिंग जेल में क्या अंतर है ये भी समझ लेते हैं। इन केस ऑफ रिजॉल्विंग जेल का क्या काम है, वो आपके प्रोटीन्स को रिजॉल्व करता है। बेसिक काम आपका जो है प्रोटीन का रिजोल्यूशन, वो आपका रिजॉल्विंग जेल ही करता है। और स्टैकिंग जेल का क्या काम है कि सारे के सारे जितने भी प्रोटीन्स आपने चलाए हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आके शुरू हो, एक जगह पे आके उनका रिजोल्यूशन शुरू हो, ये काम होता है स्टैकिंग जेल का। ये कुछ इसी तरीके से है कि जब रेस शुरू हो रही है तो रेस एक ही पॉइंट से शुरू हो, उसके बाद वो आगे बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी पीछे खड़ा है, तब रेस होगी तो प्रॉपर नहीं होगी। इसीलिए एक जगह पे लेके आए सारे प्रोटीन्स को, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं, तो वो काम है स्टैकिंग जेल का। इसके बेसिस पे भी इसको ऊपर हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि स्टैकिंग जेल का आखिर यूज क्या है और क्यों वो फैसिलिटेट करता है प्रोटीन के रिजोल्यूशन को, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये दो तरीके के जेल हो गए, स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल। जेल प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, इन कंपोनेंट्स का यूज होता है। इन कंपोनेंट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि उनका हर एक कंपोनेंट का क्या यूज है, क्यों उसको यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जेल प्रोडक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, सैंपल प्रिपरेशन। अब देखिए, जैसे ही आपका प्रोटीन का मिक्सचर है उसको डायरेक्टली आप लोड नहीं कर सकते अपने जेल के अंदर। क्या करना है, उसको कुछ उसके प्रिपरेशन है, उसको सैंपल बफर में डिसॉल्व किया जाता है और फिर हीट किया जाता है, ठीक। सैंपल बफर क्या क्या है, अब देखिए सैंपल बफर में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल है, एसडीएस है और आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, ठीक। सबसे पहले ब्रोमोफिनॉल ब्लू की बात कर लेते हैं। ब्रोमोफिनॉल ब्लू क्या करता है, ट्रैकिंग डाई की तरह चलता है। जैसे आप प्रोटीन चलाएंगे तो प्रोटीन में आप ब्रोमोफिनॉल ब्लू अगर आपने सैंपल में डाल रखा है तो वो ट्रैकिंग डाई की तरह काम करेगा, आपके प्रोटीन से थोड़ा आगे वो चलता रहेगा। और जब आप अपने जेल को चलते हुए देखेंगे और देखेंगे कि आपका जो भी ट्रैकिंग डाई है वो बिल्कुल जेल के एंड तक आ गया है, तो आप अपने जेल का पावर को स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोटीन्स निकल के बाहर नहीं चले जाएंगे, प्रोटीन्स पीछे ही रहेंगे और ट्रैकिंग डाई को निकलते समय आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ट्रैकिंग डाई का क्या काम है, ये आपको बताता है कि आपका प्रोटीन जो है वो किस लेवल पे है या कहां तक आपका जेल कितना चल चुका है, कितना रिजॉल्व हो चुका है, ठीक। ये क्लियर हो गया। सो दिस वाज अबाउट सैंपल प्रिपरेशन में ब्रोमोफिनॉल ब्लू की हमने बात करी। अब बात करते हैं एसडीएस की। एसडीएस क्या है, एसडीएस के बारे में हमने पहले ही बताया है कि वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। अब समझिए कि वो एक डीनेचुरेटिंग एजेंट भी है, डीनेचुरेशन कॉज करता है। डीनेचुरेशन का क्या मतलब हो गया, डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब जैसे कि अगर आप जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को छोड़ दीजिए, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस को ले लीजिए या आयनिक इंटरैक्शंस को ले लीजिए और इस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ले लीजिए, तो ये सारे इंटरैक्शन जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरली वो अब पहले जैसा नहीं रह जाता है, उसका 3D स्ट्रक्चर टूट जाता है, यानी कि टर्शरी और क्वाटरनरी जो कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये काम हो गया आपके एसडीएस का। इसके अलावा एसडीएस एक और काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसकी वजह से इस टेक्निक को एसडीएस पेज का नाम भी दिया गया है। तो वो क्या काम कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो एसडीएस आपके पूरे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था एसडीएस एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। उससे क्या होता है, वो आपके पूरे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है।
अब नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताई थी कि डीएनए के केस में वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगता है। तो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स अलग अलग चार्ज के होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटीन जो है वो ऊपर निकल जाएगा, ऐसा मैंने बताया था। तो उसी प्रॉब्लम को नलिफाई करने के लिए यहाँ पे एसडीएस पेज का यूज किया जाता है। एसडीएस उस पूरे प्रोटीन के ऊपर पर यूनिट लेंथ नेगेटिव चार्ज दे देता है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, आपका प्रोटीन जो आप लोड करेंगे और जेल का पावर का स्विच ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ने लगेंगे। हम डायग्राम से भी इस चीज को समझेंगे। तो ये काम हो गया आपके एसडीएस पेज का। दो काम कौन कौन सा, एक तो डीनेचुरेशन हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना हो गया, ये एसडीएस का काम हो गया। दूसरा जो एक और रिएजेंट जो इंपॉर्टेंट है सैंपल प्रिपरेशन में, वो क्या है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का क्या काम है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब डीनेचुरेटिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में अंतर समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, इट विल ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आल्सो, कोवेलेंट इंटरेक्शन को भी खत्म कर देगा। इससे पहले डीनेचुरेटिंग एजेंट क्या कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ नहीं रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी तोड़ देगा। तो जो कंप्लीट जो आपका जो भी प्रोटीन है वो कंप्लीटली लीनियराइज हो जाएगा, उसका 2D 3D और क्वाटरनरी कन्फर्मेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये काम हो गए इन सैंपल प्रिपरेशन के अंदर जो जो चीजें यूज हुई उसके बारे में हमने बात करी। अब आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या हुआ, आपका जो भी कंपोनेंट आपने लोड किया है या जो भी एंटिटीज आपने लोड की हैं अपने जेल के ऊपर, वो एंटिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की है उसकी वजह से मूवमेंट जब करती हैं तो उस पूरे प्रोसेस को वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अपने केस में हम लोग इसको एसडीएस पेज बोल रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये समझते चलिए। आप अपनी स्क्रीन पे भी कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे जैसे इसमें बोलूंगा। तो पहली चीज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक एसडीएस पेज का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अपैरेटस होता है। इस अपैरेटस को ही यूज करके हम प्रोटीन जेल्स को चला सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस अपैरेटस के अंदर, इस अपैरेटस में 2 जेल प्लेट्स होती हैं, 2 या अगर ऑपोजिट साइड भी अगर चला सकते हैं तो 4 जेल प्लेट्स लगी होती हैं। तो उन दोनों जेल प्लेट्स आपस में एक सेपरेटर से सेपरेटेड आउट रहती हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो जेल प्लेट्स हैं ये सेपरेटर से सेपरेटेड आउट है, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इसी गैप को के अंदर हम अपना जेल बना करके डालते हैं। ठीक है, जब ये जेल प्लेट्स आपने अपने जो जेल अपैरेटस है उसके अंदर लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद अपना जो जेल आपने फर्स्ट प्रोसेस में जेल प्रोडक्शन के दौरान जो आपने जेल बनाया था, सबसे पहले कौन सा जेल बनाया था, रिजॉल्विंग जेल बनाया था। और रिजॉल्विंग जेल को अब देखिए एक चीज और बताना था, रिजॉल्विंग जेल का कंसेंट्रेशन आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। कैसे कर सकते हैं, आप एक्रिलामाइड या बिस एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन बढ़ा घटा सकते हैं। किस हिसाब से, जिस हिसाब का आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है। अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है या उसका बहुत छोटा प्रोटीन है तो उसको रिजॉल्व प्रॉपरली करने के लिए आपको एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बड़ा प्रोटीन है तो आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग जेल की बात ये हो गई। और स्टैकिंग जेल में जनरली 5% स्टैकिंग जेल यूज होता है, उसमें एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन हमेशा लगभग हम एक ही जैसा रखते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग जब आपने जेल बना लिया, सबसे पहले आपने रिजॉल्विंग जेल बनाया, उस रिजॉल्विंग जेल को क्या करेंगे, आप उन प्लेट्स के बीच में बहुत ही स्लोली आप उसको पिपेट आउट करते हैं, बहुत धीमे धीमे डालते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद आप वो प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। ठीक, अब उस प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद उसके ऊपर कोई भी ब्यूटेनॉल या कोई भी वाटर बहुत थोड़ा अमाउंट पर एक लेयर बना देते हैं, ताकि ये जेल डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आ सके, जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है, इसके पीछे का रीजन हम बताएंगे उसकी इस लेक्चर में, धीमे धीमे आगे बताते रहेंगे। उसके बाद जब ये रिजॉल्विंग जेल पूरा कास्ट हो जाता है, इसके बाद वो जो ब्यूटेनॉल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाला था उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डालते हैं दूसरा जो आपका स्टैकिंग जेल है। ठीक, स्टैकिंग जेल डालने के बाद ही आप इसके अंदर एक कॉम्ब लगा देते हैं। ठीक, कॉम्ब लगाने का क्या पर्पस है कि जब ये जेल पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा और आप अपना कॉम्ब इसमें से हटाएंगे तो उस जेल के अंदर क्या होगा,
छोटे 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 वेल्स बन जाएंगे। ठीक, अब इन्हीं वेल्स के अंदर आप अपना सैंपल को लोड करते हैं। किस तरीके से? पिपेट की हेल्प से आप अपने सैंपल को उसी जो वेल है उसके अंदर लोड करते हैं। ठीक, उसके बाद पूरे जो अपैरेटस है उसके अंदर आप अपना जो भी रनिंग बफर है वो डाल देते हैं। रनिंग बफर डालने के बाद इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोड्स को प्लग इन किया जाता है और अपना जो आपका जो जेल है वो स्विच ऑन कर दिया जाता है, जेल चला दिया जाता है। फिर धीमे धीमे जेल चलते हुए जब जब आपकी जो ट्रैकिंग डाई है जिसके बारे में हम लोगों ने बोला था ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, वो नीचे पहुंच जाती है तो हम लोग जेल का बटन ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद जब आप अपना जेल निकालते हैं तो जेल को सबसे पहले आप अपने स्टेनिंग सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। स्टेनिंग सॉल्यूशन का क्या पर्पस है कि जो आपका जो प्रोटीन है उसमें उसको स्टेन कर देगा बेसिकली। उसके बाद हम उसको डीस्टेन करते हैं ताकि जो सिर्फ वही पोर्शन आपका स्टेन होगा, वही पोर्शन स्टेन होगा, वही पोर्शन दिखाई देगा जो प्रोटीन जहां जहां पे पाया जाएगा वहीं वो केवल वही पोर्शन दिखाई देगा। तो वो डीस्टेनिंग का काम हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जेल की स्टेनिंग पे। जेल स्टेनिंग में आपको मैंने बता ही दिया कि स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से स्टेनिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। अब स्टेनिंग सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है? कुमासी ब्रिलियंट ब्लू का यूज होता है, सीबीबी का यूज होता है स्टेनिंग सॉल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजों का यूज होता है लेकिन सीबीबी जो है वो स्टेनिंग डाई की तरह यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस में हम कुछ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज करिए आप कोई एक अननोन प्रोटीन अपना चला रहे हैं, उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक, तो ये पूरे स्टेप्स हो गए कि हमने जेल एसडीएस पेज को किन किन स्टेप्स में बांट सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स की बात हो गई। अब आते हैं बफर्स और रिएजेंट्स की। इंपॉर्टेंट बफर्स और रिएजेंट्स की बात यहां पे कर लेते हैं कि सबका क्या क्या रोल है, क्या क्या प्रोसेस है। अब आइए एक्रिलामाइड सबसे पहले। एक्रिलामाइड क्या है? एक्रिलामाइड इज द यूनिट ऑफ दिस जेल, बेसिक यूनिट है। ठीक है, यही पॉलीमराइज होता चला जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरीके से पॉलीमराइज होता चला जाता है। तो एक्रिलामाइड इज द सिंगल यूनिट ऑफ दिस जेल। अब आते हैं बिस एक्रिलामाइड। सपोज करिए इस तरीके का आपका ये एक्रिलामाइड है, ये दूसरी लेयर है। ठीक, अब इसको अगर हम समझें कि एक्रिलामाइड क्या, बिस एक्रिलामाइड क्या करेगा, इन दोनों जेल के बीच की जो लेयर है या इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग का काम करता है आपका बिस एक्रिलामाइड। इट फंक्शंस एज अ क्रॉस लिंकर। तो ये एक क्रॉस लिंकर की तरह काम करेगा। तो ये एक बात हो गई एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड की। ट्रिस HCl की बात कर लेते हैं। ट्रिस HCl देखिए एक बफर की तरह काम करता है। इट फंक्शंस एज अ बफर एंड आल्सो प्रोवाइड्स क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन Cl- को भी प्रोवाइड करता है ट्रिस HCl। तो ये ट्रिस HCl का काम हो गया। SDS की बात। SDS as I've already told you it functions as a denaturing agent। डिनेचुरेशन का काम करता है और साथ ही साथ एक नेगेटिव चार्ज यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है आपके पूरे प्रोटीन के ऊपर। ठीक, SDS की बात हो गई। ग्लाइसिन पे आते हैं। ग्लाइसिन आप सबने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड इसका काम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहां पढ़ेंगे इस चीज को पढ़ेंगे कि ग्लाइसिन बेसिकली स्टैकिंग का काम करता है, यानी कि सभी प्रोटीन जब मैंने बताया था जब रेस होती है तो एक जगह से शुरू होनी चाहिए, तो वो स्टैक करने का काम आपका ग्लाइसिन करता है। तो इसके बारे में अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कुमासी ब्रिलियंट ब्लू के बारे में हमने कहा कि एक ट्रैकिंग डाई की तरह काम करता है। कुमासी ब्रिलियंट ब्लू के बारे में हमने कहा कि स्टेनिंग डाई की तरह काम करता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू ट्रैकिंग डाई की तरह काम करता है। टेमिड और एपीएस ये इंपॉर्टेंट है। जब भी पॉलीमराइजेशन की बात आती है जेल की तो टेमिड और एपीएस हमेशा इंपॉर्टेंट है। एपीएस क्या करता है? एपीएस एक इनिशिएटर की तरह काम करता है। बेसिकली पॉलीमराइजेशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो एपीएस क्या है? ये फ्री रेडिकल्स को प्रोवाइड करता है, इनिशिएट करता है, उनको प्रोवाइड करता है। और आपका टेमिड क्या है? कैटेलाइज करता है, फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को कैटेलाइज करता है आपका टेमिड। तो टेमिड और एपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है आपके एसडीएस पेज के अंदर। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल का रोल ऑलरेडी बता रखा है, तो वो एक अलग चीज हो गई। ठीक, तो ये सारे बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं जेल के ये हमने देख लिए। अब आते हैं कि जेल का पूरा एक तरीके से मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाई।
एक इसको समझते हैं जो एक ओवरव्यू है जेल का। तो ये बेसिकली ये आपका टैंक है जो बाहर ये आपको दिख रहा है, ये आपका टैंक है। टैंक के अंदर भरा रहता है आपका रनिंग बफर, ठीक। अब ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। जब आपका जेल पूरी तरीके से बन जाता है, जब आपका सैंपल लोड हो जाता है, देन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग पावर सप्लाई से, और पावर सप्लाई इसके अंदर चलने लगती है, हमारा जेल प्रोसेस होने लगता है। अब अंदर चलते हैं। जब मैंने बताया था कॉम अब जब निकालते हैं जेल से तो वेल्स बन जाते हैं। ये देखिए, ये वेल्स बने हुए हैं। वेल्स के अंदर ही आप अपने सैंपल को लोड करते हैं। दो जेल के बारे में मैंने जिक्र किया था, स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल। स्टैकिंग जेल ऊपर वाला है, रिजॉल्विंग जेल नीचे वाला है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए पीएच दोनों जेल का अलग अलग है और आपके रनिंग बफर का भी पीएच अलग है। तो यही डिसकंटिन्यूअस बफर को इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो टैंक का जो पूरा जो पीएच है, टैंक के अंदर जो बफर यूज हो रहा है, दैट इज डिफरेंट। इट हैज अ पीएच ऑफ 8.3 एंड the pH of the gel is different. It has a pH of 6.8 and 8.8. So this is why it is called as discontinuous buffer or discontinuous gel. Discontinuous gel में बहुत ही अच्छी तरीके से रिजोल्यूशन होता है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस जेल का यूज किया जाता है एसडीएस पेज के अंदर, ठीक। अब ये रनिंग बफर हो गया, पूरे चैम्बर के अंदर रनिंग बफर भरा रहता है। इसके अंदर ट्रिस्ग्लाइसिन पाया जाता है, पीएच 8.3 है, रिजॉल्विंग जेल का 8.8 है, स्टैकिंग जेल का पीएच 6.8 है, और ग्लाइसिन का जो पीआई है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो 5.8 है। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी भी अमाइनो एसिड का वो पीएच है जिसके ऊपर उसके ऊपर जिस पीएच के ऊपर उस अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाता, मोबिलिटी नहीं रह जाती, 0 हो जाती है। तो यही पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का यहां पे काफी यूज। एक अमाइनो एसिड तो आपने जरूर देखा होगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। अमाइनो एसिड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पहले केस में हम इसको पहला केस मानते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है कि आप जानते हैं जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं CO- और NH3+ पाए जाते हैं सभी अमाइनो एसिड्स में। तो पहले केस में जब pH इज इक्वल्स टू PI हो जाता है, pH और PI बराबर हो जाता है, यानी वही pH जिसपे कोई चार्ज नहीं रह जाता है वही PI है। तो इस केस में क्या होगा, उस प्रोटीन के ऊपर या उस अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज क्या हुआ, 0 हो गया। कैसे चार्ज 0 हुआ ये समझ लीजिए। COO- एक नेगेटिव चार्ज, NH3 एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या हुआ, pH इज इक्वल टू PI, यानी कि चार्ज क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अब इधर चलते हैं। मान लीजिए आपका pH जो है वो ज्यादा हो जाता है PI से। pH ज्यादा हो जाता है PI से। pH अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मीडियम में H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, तभी तो pH बढ़ेगा। अगर H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा मीडियम में H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो H+ आयन फिर आपके जो मॉलिक्यूल है या अमाइनो एसिड है उससे निकल के मीडियम में जाने लगेगा। तो सबसे आसान जगह जहां से H+ आयन निकल के जा सकता है वो कौन सा था, NH3 था। तो NH3 से H+ आयन निकल के बाहर चला गया। H+ आयन निकल के बाहर चला गया तो इसके ऊपर चार्ज जो पहले पॉजिटिव था वो 0 हो गया। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, इस अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज इज नाउ -1। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, -1। तो ये कौन सा केस है, जब pH बड़ा है PI से, ठीक। अब तीसरे केस की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे केस में क्या है, pH कम है PI से। अगर pH कम होगा तो क्या होगा, H+ आयन की संख्या मीडियम में बहुत ज्यादा होगी। H+ आयन की संख्या बहुत ज्यादा होने से क्या होगा कि H+ आयन जहां पे नेगेटिव चार्ज था पहले, वहां पे भी जाकर के जुड़ जाएगा। तो COO- पहले नेगेटिव था, अब वहां पे H+ आयन आकर के जुड़ जाएगा। H+ आयन जुड़ा तो COOH हो गया, और NH3 ये पहले से ही था। तो अब इस मॉलिक्यूल का चार्ज क्या हो गया, +1, ठीक है। तो तीन तरीके की इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई, +1, 0, -1, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है किसी भी अमाइनो एसिड की पीएच के दौरान उसके ऊपर चार्ज कैसे वेरी करता है। तो इसी बेसिस पे मैंने एक रेफरेंस टेबल बना ली है आपकी आसान समझ के लिए कि आप ग्लाइसिन का
जो मूवमेंट है वो आसानी से समझ सके। तो 2 से 3 यानी कि पीएच बहुत ज्यादा कम है, पीएच इज वेरी लेस, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, मैंने यही पॉजिटिव लिखा है। 2 से 3 पीएच बहुत कम है। 8 से 9 पीएच क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। 8 से 9 पीएच, पीएच मतलब ज्यादा हो गया, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है। और 6 से 7 ज्विटर आयन फॉर्म में यानी कि जीरो चार्ज। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक प्रोसेस समझते चलते हैं कि ग्लाइसिन किस तरीके से मूव करता है, या यहाँ पे स्टैकिंग जेल की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, इसको समझते हैं। पहले प्रोसेस में क्या है, मैंने कहा ग्लाइसिन जो है वो रनिंग बफर के अंदर होता है। रनिंग बफर कहाँ है, इस पूरे टैंक के अंदर फ्लो कर रहा है। रनिंग बफर के अंदर ग्लाइसिन पाया जाता है। ठीक, रनिंग बफर का पीएच कितना है, 8.3 है। अब इस अगर रेफरेंस टेबल से आप समझिए 8.3 अगर पीएच है तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, मैंने यही चीज यहां भी लिखी है, पीएच इज 8.3, पीआई 5.8 है, तो चार्ज ऑन ग्लाइसिन क्या हो गया, चार्ज ऑन ग्लाइसिन इज नेगेटिव। चार्ज क्या है ग्लाइसिन के ऊपर, नेगेटिव हो गया। अब जब ग्लाइसिन के ऊपर चार्ज नेगेटिव हो गया तो वो मजबूरन जो इस पूरे टैंक में भरा हुआ था, ग्लाइसिन मजबूरन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचने लगेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पे है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचने लगेगा, यानी ग्लाइसिन जो है वो जेल के अंदर एंटर कर जाएगा। रनिंग बफर में था पहले, अब जेल के अंदर एंटर करेगा। कौन सी जेल के अंदर, स्टैकिंग जेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब रनिंग बफर से ग्लाइसिन निकल के जाता है स्टैकिंग जेल के अंदर। ठीक, स्टैकिंग जेल पे पीएच कितना है, 6.8, पीआई कितना है, पीआई सेम रहेगा, पीआई 5.8। अब 6.8 पीएच के लिए अगर आप यहां पे देखें, 6.8 पीएच के लिए ज्विटर आयन फॉर्म में रहेगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन रहेगा किस फॉर्म में, ज्विटर आयन फॉर्म में। पीएच 0 हो गया, यानी सॉरी पीएच क्या रहे हो, जितना चार्ज है वो उसके ऊपर 0 हो गया। स्टैकिंग जेल के अंदर चार्ज ग्लाइसिन के ऊपर 0 हो गया है, ध्यान दीजिएगा, स्टैकिंग जेल के अंदर चार्ज हो गया है 0। अब इसमें पूरा क्लोराइड आयन भी, ट्रिस HCl भी पाया जा रहा था, याद रखिएगा। तो ट्रिस HCl का काम मैंने 2 बताया था, एक तो बफरिंग एजेंट की तरह और एक क्लोराइड आयन को प्रोवाइड करने वाले की तरह। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो ग्लाइसिन हो गया आपका, एक प्रोटीन हो गया, और तीसरा हो गया क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की बहुत तेज मोबिलिटी होती है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले कौन भागेगा आगे, क्लोराइड आयन भागेगा। क्यों, क्योंकि उसकी मोबिलिटी बहुत हाई है। उसके बाद प्रोटीन आएगा, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया था किसने, एसडीएस पेज ने प्रोवाइड किया था, एसडीएस जो डीनेचुरेटिंग एजेंट और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने वाला एजेंट था, उसने, पी मतलब प्रोटीन समझिएगा। तो क्लोराइड सबसे आगे भाग रहा होगा, उसके बाद प्रोटीन रहेगा आपका, और उसके बाद ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन सबसे पीछे होगा, क्योंकि ग्लाइसिन के ऊपर यहां चार्ज क्या है, 0 है। ग्लाइसिन धीमे धीमे बढ़ रहा होगा, ग्लाइसिन सबसे पीछे रह जाएगा, प्रोटीन उसके बाद, और उसके बाद क्लोराइड। क्यों, क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव है, प्रोटीन के ऊपर भी नेगेटिव है, बट ग्लाइसिन के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, 0 चार्ज है। इसीलिए इस तरीके से स्टैक्ड फॉर्म हो जाएगा, ये तीनों एकदम बंधे नीचे जाएंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जब रेस शुरू होने वाली है, यहां पे इस जगह से रेस शुरू होने वाली है, आपकी रिजॉल्विंग जेल की रेस शुरू होने वाली है, तो इस पॉइंट पे आके तीनों के तीनों हर जगह, ये इस पॉइंट पे आके सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं आपके वो एक साथ आएंगे। सपोज कर लिए यहां पे आपने जो जेल डाला है, इसके अंदर जो जेल डाला है, यहां पे अगर हम इसको इनलार्ज कर दें, इस वेल के अंदर आपके प्रोटीन्स, 3 प्रोटीन्स हैं। सपोज करिए ये एक प्रोटीन है, ये 2 प्रोटीन है, ये 3 प्रोटीन है, ये ए, बी और ये सी। तो ये ए, बी और सी तीनों की तीनों प्रोटीन एक साथ यहां पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सी पहले पहुंच गया, ए बाद में पहुंचा, या बी पहले पहुंच गया। अगर इस तरीके से होगा तो ये रेस क्या है, बायस्ड हो जाएगी। बायस्ड होने का क्या मतलब है, आपका कभी भी रिजल्ट जो है रिजॉल्विंग जेल पे जो रिजोल्यूशन है वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस पूरे चीज को किया गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन सबसे पीछे, प्रोटीन उसके बाद, और क्लोराइड आयन उसके बाद। तो ये पूरा स्टैक्ड हो जाएगा एक साथ। अब ये नीचे आगे बढ़ेंगे, कैसे नीचे जाएंगे, अब रिजॉल्विंग जेल की बारी आई। रिजॉल्विंग जेल के अंदर एंटर हुआ, रिजॉल्विंग जेल में पीएच कितना भाई, 8.8, पीएच 8.8, रिजॉल्विंग जेल का पीएच 8.8, पीआई वही 5.8। अब 8.8 हम अपनी रेफरेंस टेबल से देखते हैं, चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर से ग्लाइसिन भागेगा आगे की तरफ। अब
प्रोटीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, आपका ग्लाइसिन पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन तो आगे भाग ही रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ग्लाइसिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही ग्लाइसिन आगे की तरफ निकलेगा, प्रोटीन पीछे रहेगा, प्रोटीन फिर ग्लाइसिन और क्लोराइड। अब यहां पे केवल प्रोटीन अपने हिसाब से रिजॉल्व होता चला जाएगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन। प्रोटीन अपने हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से रिजॉल्व होता चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि क्यों ग्लाइसिन को यूज किया जाता है, बेसिकली स्टैकिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये आपको पूरा ओवरव्यू आपको एसडीएस पेज का मैंने दिया। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसका जवाब अगले लेक्चर में जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।